नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। लास्ट में आपने सिमेट्री इन क्रिस्टल्स देखा, जिसमें हमने 3 तरह के सिमेट्री एलिमेंट पढ़े थे: प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तथा सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने देखा था कि वह काल्पनिक तल जो किसी क्रिस्टल को ऐसे 2 पार्ट में बांटे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो, तो उसको कहा था प्लेन ऑफ सिमेट्री। और किसी क्यूबिक क्रिस्टल में हमने पढ़ा था कि ऐसे प्लेन टोटल 9 पाए जाते हैं। उसी तरह हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा कि क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली वह काल्पनिक अक्ष जिस पर से यदि हम क्रिस्टल को घुमाएं तो वह एक से अधिक बार एक जैसा दिखाई दे, तो उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और किसी क्यूब में टोटल ऐसे 13 सिमेट्री एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तीसरा सिमेट्री एलिमेंट हमने देखा था सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी क्रिस्टल के अंदर वह पॉइंट जिससे होकर यदि कोई लाइन खींची जाए तो वह क्रिस्टल की सरफेस को दोनों ओर इक्वल डिस्टेंस पर काटे, तो उसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। और हर क्यूब में केवल एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल सिमेट्री एलिमेंट किसी क्रिस्टल में पाए जाते हैं 23। तो उसके बाद अब हम आगे बात करें डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। हम यहाँ ब्रैग इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक्स किरणों का विवर्तन देखें। तो क्या है विवर्तन? व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन? जब किसी वस्तु पर उसके आकार के समान वेवलेंथ की प्रकाश किरणें गिरती हैं तो उसका विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। अर्थात प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि वह जिस वस्तु पर गिर रही है उस वस्तु का आकार उस प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य के लगभग समान होना चाहिए। और यदि वस्तुओं का समूह है तो एक से अधिक किरणें विवर्तित होंगी और ये किरणें आपस में सुपर इम्पोज होकर कंस्ट्रक्टिव तथा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती हैं। अर्थात संपोषी अगर समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो संपोषी व्यतिकरण दिखाती हैं, तथा अगर विपरीत कला में सुपर इम्पोज होती हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती हैं। और इन कंस्ट्रक्टिव तथा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा फोटोप्लेट पर जो एक धब्बों का आपको चित्र मिलता है, एक पैटर्न मिलता है, उसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, विवर्तन प्रारूप। और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम किसी भी वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज में सबसे पहले काम क्रिस्टल पर किया था लाउए ने। लाउए ने 1912 में यह बताया कि एक्सरे के लिए क्रिस्टल एक 3D ग्रेटिंग की तरह काम करता है, एक त्रिविमीय विवर्तन ग्रेटिंग के समान काम करता है। और जब एक्सरे किसी क्रिस्टल में से गुजरती हैं तो ये एक्सरेज हर जालक तल में उपस्थित कणों से परावर्तित होती हैं, अर्थात उस क्रिस्टल में जितने जालक तल हैं उसमें से परावर्तित होगी। चूँकि क्रिस्टल में अलग अलग जालक तल हैं तो आपतित किरणों के संदर्भ में हमें वह अलग अलग कोणों पर स्थित मिलते हैं, जिसके कारण संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता है और फोटोप्लेट पर एक धब्बों का पैटर्न मिलता है, जिसे हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ब्रैग, अब हम नेक्स्ट बात करें ब्रैग इक्वेशन। ये था आपका लाउए पैटर्न। अब लाउए पैटर्न का यूज़ किया ब्रैग ने। तो ब्रैग ने क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर के अध्ययन में अपने इक्वेशन को काम में लिया और उसने यह बताया कि किसी भी क्रिस्टल को एक रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के रूप में माना जाना चाहिए, एक पारगमन ग्रेटिंग के समान मानते हैं, क्योंकि क्रिस्टल का एक लैटिसी प्लेन एक्सरे के लिए वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एक लाइन करती है, एक रेखा करती है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने किसी क्रिस्टल के
समान दूरी पर उपस्थित जालक तल दिखाए हैं जिन्हें हमने शो किया है ए, बी तथा सी से। इन तलों में अवयवी कण उपस्थित हैं। जब एक्सरे की एक पैरेलल बीम उस क्रिस्टल पर टकराती है तो वह क्रिस्टल पर थीटा कोण बनाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि कुछ एक्सरे प्लेन ए को भेद कर बी प्लेन में उपस्थित अवयवी कणों से टकरा रही हैं। इसी प्रकार अन्य एक्सरे भी उस क्रिस्टल में उपस्थित अलग अलग तलों से परावर्तित होंगी। इस प्रकार जब क्रमागत तलों से परावर्तित किरणें जब समान कला में होती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द्वारा फोटोप्लेट पर हमें स्पॉट मिलते हैं, धब्बे मिलते हैं। तो यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, तो उसकी तरंग लंबाई लैम्ब्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, अर्थात संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है कि लंबाई का बहु समाकलन होना चाहिए, अर्थात n लैम्ब्डा होना चाहिए, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक है। जब कोई रेडिएशन उन रेडिएशंस को मैंने नाम दिया LMN तथा रेडिएशन PQR में हम पथांतर की गणना करते हैं, पाथ डिफरेंस की गणना करते हैं, तो उसके लिए हम पॉइंट M से एक लंब खींचते हैं और वो लंब किस पर खींचा जाता है, जालक तलों पर। तो इसे हमने शो किया है MS तथा MT से। अब हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि LMN तथा PQR में टोटल पथांतर किसके बराबर होगा, SQ प्लस QT। और यदि दो तलों के बीच की दूरी बराबर है स्मॉल d के, अर्थात मैं कह सकती हूँ यहाँ MQ बराबर होगा स्मॉल d के, तो त्रिभुज MSQ तथा MTQ को अगर हम देखें तो SQ अपॉन में MQ बराबर होगा साइन थीटा, क्योंकि आप साइन थीटा बराबर जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब आपका है SQ और कर्ण है आपका MQ। उसी तरह QT अपॉन MQ बराबर होगा साइन थीटा के, और आप जानते हैं MQ बराबर है जालक, MQ है हमारे जालक तलों के बीच की दूरी, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल d से। तो हम लिख सकते हैं SQ बराबर QT बराबर d साइन थीटा। तो टोटल पाथ डिफरेंस पथांतर होगा SQ प्लस QT इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त मैं कह सकती हूँ पथांतर बराबर होता है n लैम्ब्डा के, और n लैम्ब्डा बराबर होता है 2d साइन थीटा। यहाँ लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य को बता रहा है, d जालक तलों के बीच की दूरी है तथा साइन थीटा जालक तलों के बीच का कोण है। तो यह इक्वेशन n लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा कहलाती है ब्रैग इक्वेशन, जो कि अंतरतलीय दूरी d तथा कोण थीटा तथा तरंग लंबाई लैम्ब्डा में संबंध बताती है। यदि आपतित किरणों की तरंग लंबाई तथा क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी स्मॉल d है और थीटा के मान में यदि वृद्धि की जाती है तो n बराबर 1, 2, 3, 4 आदि के संगत मैक्सिमम रिफ्लेक्शन सीरीज प्राप्त होती है, परावर्तन श्रेणी प्राप्त होती है। इन परावर्तन श्रेणी के बीच लगभग शून्य तीव्रता की स्थिति भी आती है, और वो कब आती है, जब तरंग विपरीत कला में मिलती है, अर्थात जिसके कारण विनाशी व्यतिकरण होता है। तो ब्रैग इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि किसी भी एक्सरे की तरंग लंबाई के लिए d का न्यूनतम मान बराबर होगा d इज इक्वल टू n लैम्ब्डा अपॉन 2 साइन थीटा। और d की मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम हो। और साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है आपका 1। तो मैं कह सकती हूँ
डी मिनिमम इज इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन में 2। और अगर हम प्रथम कोटि का परावर्तन देख रहे हैं तो n की वैल्यू हो गई 1, तो जालक तलों के बीच न्यूनतम दूरी बराबर होगी लैम्बडा बटे 2 के। अर्थात एक क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त करने के लिए जालक तलों के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 2 या इससे अधिक होनी आवश्यक है। यदि वेवलेंथ का मान लैम्बडा बाई 2 से कम है तो डिफ्रैक्शन हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये बात हुई ब्रैग इक्वेशन की। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, एक्सपेरिमेंटल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। तो इसके लिए कई मेथड काम में लिए गए। ब्रैग्स मेथड, जिसमें हम एक्सरेस को स्लिट एस से गुजरती हुई क्रिस्टल सी के एक ज्ञात फलक पर गिराते हैं। यह क्रिस्टल एक रोटेटिंग टेबल पर रखा होता है और जैसे ही टेबल रोटेट होती है तो पड़ने वाली एक्सरेस से डिफरेंट आपको पैटर्न प्राप्त होंगे, डिफरेंट एंगल पर परावर्तित किरणें प्राप्त होंगी, जिससे हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं। और यह रोटेटिंग टेबल की स्थिति हम डिटेक्ट करते हैं टेबल में लगे हुए स्केल से। दूसरा मेथड है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इस मेथड में मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को एक छोटे लेकिन कंप्लीटली डेवलप क्रिस्टल पर परपेंडिकुलर गिराते हैं, लंबवत गिराते हैं। अब इस क्रिस्टल को अपनी क्रिस्टलाइन एक्सिस में से किसी एक्सिस पर 10 से 15 रोटेशन प्रति घंटे के वेग से घुमाया जाता है और जैसे ही क्रिस्टल घूमता है डिफरेंट प्लेन एक्सरे को विवर्तित करने की स्थिति में आ जाते हैं और हमें एक धब्बों का पैटर्न मिलता है। ये धब्बे प्रकीर्णित विकिरणों के संपोषी व्यतिकरण द्वारा ही संभव होते हैं और जानते हो आप कि यह तभी संभव है जब विकिरणों के पथांतर का मान n लैम्बडा हो। तो ये हुआ हमारा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। नेक्स्ट मेथड है पाउडर मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्रिस्टल को कम्प्लीटली डेवलप होना और उसका साइज बड़ा होना आवश्यक है, लेकिन सभी पदार्थों के इस प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे पदार्थों को हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं, चूर्ण के रूप में लेते हैं। और इस मेथड को डेवलप किया था डेबाई तथा शेरर ने। पाउडर एक पतले कांच की कैपिलरी में हम भरते हैं और इस प्रकार कैपिलरी में पदार्थ के छोटे छोटे क्रिस्टल सभी पॉसिबल ओरिएंटेशन में प्रेजेंट रहते हैं। जब एक्सरे इस कैपिलरी ट्यूब पर डाली जाती हैं तो उसमें बहुत से क्रिस्टल के प्लेन ऐसे कोणों पर अभिविन्यासित होते हैं जो कि ब्रैग इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, अर्थात n लैम्बडा बराबर d साइन थीटा को फॉलो करते हैं। जिसके कारण हमें विभिन्न धब्बों की फिल्म बनती है जो कि पॉसिबल होती है किससे, संपोषी व्यतिकरण द्वारा। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड है लाउए मेथड। इस मेथड में क्रिस्टल को एक दी गई क्रिस्टल एक्सिस जो एक्सरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, उस पर रखते हैं और लगभग 0.5 मिलीमीटर व्यास की एक्सरे को हम कॉलीमीटर द्वारा किसी क्रिस्टल पर गिराते हैं। क्रिस्टल एक्सरे के लिए 3D ग्रेटिंग का कार्य करता है और क्रिस्टल द्वारा विवर्तन के पश्चात एक्सरेज को फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया जाता है, जिसके कारण फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का एक पैटर्न प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं लाउए पैटर्न। और यह हर क्रिस्टल के लिए अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि लाउए पैटर्न
किसी भी क्रिस्टल का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है और इस पैटर्न के सेंटर में एक बहुत बड़ा स्पॉट मिलता है जो बताता है अनस्कैटर्ड रेडिएशन को। इसमें भी डिफरेंट लैटिसी प्लेन से इंसिडेंट रेडिएशन के रेफरेंस में अलग अलग कोण मिलते हैं, जिसके कारण धब्बों का एक प्रारूप प्राप्त होता है और यह प्रारूप डिपेंड करता है क्रिस्टल की सिमेट्री पर। तो ये बात हुई क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन की। आपने 4 मेथड देखे, ब्रैग मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर मेथड और लाउए मेथड। उसके बाद अब हम कल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल और बैंड थ्योरी तथा डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।